हाँ हेलो गुड मॉर्निंग। आज का अपना डिस्कशन है एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सैलरी चैप्टर के क्वेश्चंस। आज अपने डिस्कस कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के क्वेश्चंस। सो मिस्टर रवि, ए रेसिडेंट इन इंडिया, owns two house property, one in Delhi, another in Kanpur. The property in Kanpur is self-occupied by Mr. Ravi. However, the property in Delhi is let out throughout the year. कानपुर वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दिल्ली वाला लेट आउट है। पर्टिकुलर्स ऑफ दिल्ली हाउस फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 इज एज अंडर। दिल्ली वाला जो आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको दे रखा है। स्टैंडर्ड रेंट 1,72,000, म्युनिसिपल वैल्यू 2,05,000, फेयर रेंट 1,95,000, रेंट रिसीव्ड 15,000 पर मंथ। सर अगर 15,000 पर मंथ है, साल भर का कितना होगा? साल भर का कितना होगा? 15,000 इंटू 12, 1,80,000। ये सब कुछ एनम 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 में दिया है, तो इसको भी हमने एनम में कन्वर्ट कर दिया। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय रवि, चलो ठीक है, ऐसे से ही म्युनिसिपल टैक्स दिया है। अगर टेनेंट दिया होता तो डिडक्शन नहीं मिलता। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय रवि 5% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू है 2,05,000, उसका निकाल लो 5%। सर आपका म्युनिसिपल टैक्स आ गया 10,250। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय रवि ऑन 10th जून 2025 फॉर कानपुर हाउस 3,500। बट ये कानपुर वाला जो हाउस है, सर कानपुर वाला जो हाउस है वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है सर, उसका एनएवी ही नील होता है। म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलना, डायरेक्टली हम एनएवी नील लेते हैं। रवि हैड टेकन ए लोन फ्रॉम एसबीआई 35 lakhs at the rate 12% per annum in April 2022 for purchase of Delhi house. Stamp duty value of the house is 40 lakhs. Ravi purchased a plot in Kanpur in May 2022 and construction of Kanpur house was began in June 2022. कानपुर वाला जो हाउस है उसके लिए सबसे पहले उसने एक प्लॉट परचेज किया था मई 22 में, एंड घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो किया था जून 22 से, and was completed in December 2023. Ravi took a loan of 25 lakhs at the rate 10% on 1st June 2022 for construction of this house. No payment has been done so far for no repayment has been done so far for both the loans. ये जो दो लोन लिया गया है, एक तो लिया गया है फॉर दैट दिल्ली वाला प्रॉपर्टी। सर दिल्ली वाला जो प्रॉपर्टी है उसके लिए हमने लोन लिया था 35 लाख का, और ये कानपुर वाला जो प्रॉपर्टी है उसके लिए हमने लोन लिया था 25 लाख का, और अभी तक कोई भी रीपेमेंट नहीं हुआ है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 रवि हैज अर्नड ए सैलरी इनकम ऑफ 18 lakhs. Compute the total income of Mr. Ravi for assessment year 26-27 under default tax regime. रवि डिफॉल्ट टैक्स regime में। ओके सर, पहले एक बार सैलरी हेड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर सैलरी हेड में आपका ये 18 लाख आएगा। 18 लाख से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 75,000 का, बिकॉज अपना जो एसएससी है, अपना एसएससी डिफॉल्ट टैक्स regime में है, न्यू टैक्स regime में 18 लाख से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद सैलरी हेड में आपका जो इनकम टैक्सेबल होगा दैट इज 17,25,000। सर ये आ गया 17,25,000। ओके सर, अभी बात करते हैं दिल्ली वाले प्रॉपर्टी का। 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन अपने डिस्कस करके चलेंगे। सर दिल्ली वाले प्रॉपर्टी का बात करते हैं। सर जो दिल्ली वाला प्रॉपर्टी है, दिल्ली वाला प्रॉपर्टी आपका लेट आउट है। सर दिल्ली वाला प्रॉपर्टी अगर लेट आउट है, जीएवी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, व्हिच एवर इज हायर। सर हायर है आपका म्युनिसिपल वैल्यू, इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड रेंट व्हिच एवर इज लोअर। सर स्टैंडर्ड रेंट, ये आ गया हमारे एक्सपेक्टेड रेंट। सो दिस स्टैंडर्ड रेंट इज माई एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को मैं कंपेयर करूंगा विद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। सर आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल ये होने वाला है, क्योंकि सर वैकेंसी के बारे में कुछ बोला नहीं है, अनरियलाइज रेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है। दिस इज माय एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। अब ये दोनों में से व्हिच एवर इज हायर, ईआर एंड एआर, व्हिच एवर इज हायर। सो आपका जीएबी बनने वाला है 1,80,000। ये बन गया आपका जीएबी। अब सर जीएबी से अपने को लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स। सर म्युनिसिपल टैक्स एक तो आया था आपका 10,250, और एक है आपका
3,500। ये जो 3,500 वाला म्युनिसिपल टैक्स है सर, ये कानपुर वाले घर का है। अभी हम दिल्ली वाले घर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो म्युनिसिपल टैक्स इसको मुझे लेस करना है। सो म्युनिसिपल टैक्स आ गया आपका 10,250 का, मैंने म्युनिसिपल टैक्स लेस कर दिया। अब मेरे को एनएवी मिल गया 169750। ये आ गया आपका म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद एनएबी। सर एनएबी से सबसे पहले माइनस करेंगे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल लो सर। इसका 30% आ रहा है 50,925। ये आ गया आपका 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब अपने को लेस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर दिस हाउस, ये जो दिल्ली वाला हाउस है सर, इसके लिए हमने एक लोन लिया था 35 लाख का। लोन हमने लिया था 35 लाख का। ये 35 लाख के ऊपर ड्यूरिंग योर करंट प्रीवियस ईयर 25-26 जो इंटरेस्ट एक्रीव होगा एट द रेट 12%, 4,20,000। सर 4,20,000 सर, यहाँ पर कोई लिमिट एप्लीकेबल होगा क्या? यहाँ पर कोई लिमिट एप्लीकेबल होने वाला है क्या सर? लेट आउट प्रॉपर्टी है, कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। एंटायर 4,20,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सो आफ्टर रिड्यूसिंग योर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑफ 4,20,000, आपका जो लॉस आ रहा है फ्रॉम दिस दिल्ली प्रॉपर्टी, आपका लॉस आ रहा है दिल्ली प्रॉपर्टी से, आपको लॉस आ रहा है 3,01,175। 3,01,175 का लॉस आ रहा है, बराबर है। नेक्स्ट सर, अब अपने बात करते हैं कानपुर वाले प्रॉपर्टी का। सर कानपुर वाला जो प्रॉपर्टी है ये दिल्ली वाला प्रॉपर्टी हो गया। एक काम करते हैं, इसको जरा मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ यार। कॉपी दिल्ली वाले प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कहाँ करें भाई, जगह भी नहीं है कहीं। चलो यहीं पर ही कर लेते हैं, इधर एटलीस्ट थोड़ा जगह है। हाँ सर, ये दिल्ली वाले प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन हुआ। अब इधर सर कानपुर वाले प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं। सर कानपुर वाला जो प्रॉपर्टी है सर, उसका तो एनएवी ही नील आएगा बिकॉज वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बिल्कुल सर, आपका एनएवी ही नील आ जाएगा। सो मैंने एनएवी नील ले लिया। यहाँ से सर लेस करूंगा 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, सर वो भी आपका नील आना है। नेक्स्ट अपने को लेस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। नाउ टेल मी अपना एसएससी कौन से रिजीम में है? सर अगर अपना एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है, अगर अपना एसएससी न्यू टैक्स रिजीम में है, अगेंस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। अगर अपना एसएससी यहाँ पर ओल्ड रिजीम में होता, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता अगेंस्ट दिस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अप टू ए लिमिट ऑफ 2 lakhs और 30,000 whichever is applicable। बट अपना एसएससी न्यू रिजीम में है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, हेंस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन अगेंस्ट दिस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलने वाला। इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो डिडक्शन है वो भी है आपका नील। सो ये आपका नील हो गया। सो इनकम फ्रॉम दिस कानपुर प्रॉपर्टी, सर ये तो आपका नील हो गया। बट जहां तक बात है आपका दिल्ली वाला प्रॉपर्टी, सर दिल्ली वाले प्रॉपर्टी से आपको एक लॉस आ रहा है, लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज 3,01,175 का। ओके सर, अब मैं इस लॉस को सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकता हूं क्या? सर उसका एक सैलरी इनकम हमने कैलकुलेट किया था ना 17,25,000 का। सर ये जो 17,25,000 का सैलरी इनकम है सर, उसके अगेंस्ट में मैं इस लॉस को एडजस्ट कर सकता हूं क्या? हाँ सर, याद आ रहा है एक लिमिट था 2 लाख का। हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है वो अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है अप टू ए लिमिट ऑफ 2 lakhs। हाँ बिल्कुल, बट ये तब पॉसिबल है अगर आपका एसएससी ओल्ड रिजीम में होता। सर यहाँ पर अपना एसएससी न्यू रिजीम में है, और अगर अपना एसएससी न्यू रिजीम में है, हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को आप अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, एंड आप ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। ये लॉस आपका लैप्स हो गया, लैप्स। ना ये लॉस को अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो, ना आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हेंस अपने एसएससी का जो इनकम बनेगा फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, दैट इज 17,25,000। 17,25,000। और जहां तक बात है आपका जो लॉस आया है फ्रॉम दिस दिल्ली प्रॉपर्टी 3,01,175, दिस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। Loss from house property neither allowed to be set up against income under any other head nor it can be carried forward to subsequent year। ना other head के income के साथ set up कर सकते हैं, ना इसको हम carry forward कर सकते हैं। With this question number 1 completes। क्वेश्चन नंबर 2 तो भाई लिख के करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे लास्ट में रखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ज्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं। Mr. Verma is a manager in ABC Private Limited. He owns 2 house property
during previous year 25-26. In addition to these properties, he possessed two cars, one of which he used exclusively for personal purpose, while other is let out to a friend on a rent of 20,000 per month. दो घर हैं, दो कार है। जो दो कार है उनके बारे में अपने को जानकारी दे रखा है। एक कार को तो वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं और एक कार को वो लेट आउट कर रखे हैं, रेंट में दे रखे हैं 20,000 महीना। फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टू हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, अभी हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल्स दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2। फेयर रेंट आपको दे रखा है, एनुअल रेंट आपको दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू आपको दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड, रिपेयर में जो खर्चा हुआ है वो दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट हुआ है फॉर बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराने के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हुआ वो डिटेल्स आपको दे रखा है और आपको ग्राउंड रेंट दे रखा है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन, मिस्टर वर्मा paid 57,000 as interest on loan that was secured by mortgaging house 1 in order to fund the construction of house 2। ओके, हाउस 2 के कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें कुछ फंड्स का जरूरत था। अब ये फंड्स वो अरेंज किए इन द फॉर्म ऑफ लोन, और जब वो लोन लिए उसके लिए उन्हें हाउस 1 को मॉर्गेज रखना पड़ा। दोबारा बताता हूँ, हाउस नंबर 2 के कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें कुछ पैसे का जरूरत था। हाउस नंबर 2 के कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पैसे का जरूरत था, उसके लिए उन्होंने एक लोन लिया, और जब वो लोन लिए तब हाउस नंबर 1 को मॉर्गेज रख के वो लोन लिए। बट ये लोन सर लिया किसके लिए गया है? हाउस नंबर 2 के लिए लिया गया है। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन किसको मिलेगा? हाउस नंबर 2 को मिलेगा, हाउस नंबर 1 को नहीं। हाउस नंबर 1 को तो जस्ट गिरवी रखा गया है, मॉर्गेज रखा गया है। Additionally, in previous year 25-26, Mr. Burma acquired a rural agriculture land for 2,50,000, whereas the stamp duty value of the property is 3 lakhs. सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर किए हैं, सेल नहीं किए हैं, एक्वायर किए हैं, परचेज किए हैं 2,50,000 में, बट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है? 3 लाख। सर इन दैट केस मेरे को 56(2)(10) के प्रोविजन याद आते हैं। बिल्कुल सर, 56(2)(10) में ये था दैट अगर आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर एक्वायर करते हैं विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दैट केस अंडर सेक्शन 56(2)(10) ए सर्टेन अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज गिफ्ट। बराबर सर, एक बार चलें क्या वो सेक्शन में क्या लिखा था, एक बार देखें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 56(2)(10 ये आ गया भाई आपका 56(2)(10। इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सर, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन और विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दैट केस 56(2)(10 का प्रोविजन लगता है। बट देखो उसके आगे क्या लिखा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग कैपिटल एसेट। अब एक बार हमारे क्वेश्चन में वापिस आओ भाई, अब एक बार हमारे क्वेश्चन में वापस आओ। सर यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है, दिस रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट सर 56(2)(10 में लिखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग कैपिटल एसेट। सर क्या ये आपका कैपिटल एसेट है? नहीं सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट, और अगर ये कैपिटल एसेट नहीं है इन दैट केस सर यहाँ पर 56(2)(10 का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला, नॉट एप्लीकेबल, नथिंग विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10। Next, determine the taxable income of Mr. Verma for assessment year 26-27, assuming he does not opt out of default tax regime। वो default tax regime से opt out नहीं किए हैं। सर अगर default tax regime से opt out नहीं किए हैं, it means वो new tax regime में है, default tax regime में ही है। So new tax regime में हमें उनका taxable income calculate करना है। सर सबसे पहले 56(2)(10 में ये अमाउंट तो एज गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होने वाला, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। सो 56(2)(10 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस केस। नेक्स्ट, सर ये जो दो कार थे उनके पास, एक कार तो वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, सर उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, बट एक कार को वो रेंट में लगा रखे थे और उनको मंथली रेंट आ रहा था 20,000 रुपए। सर ये जो रेंट आ रहा है सर, इसको मैं कहाँ टैक्सेबल करूँ? से क्या इसको मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करूँ? नहीं सर, अगर आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रेंटल आ रहा है तब ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। सर यहाँ पर तो कार है, तो अगर वो कार को रेंट में लगाए हैं और वहां से उन्हें रेंटल इनकम आ रहा है सर, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ सर, अगर बिजनेस होता पीजीबीपी में टैक्सेबल करते, बट कहीं पर ऐसा कुछ बोला नहीं है दैट ये उनका बिजनेस है, तो इसको अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल करेंगे। कितना टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में? 20,000 इंटू 12
2,40,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अपने टैक्सेबल करने वाले हैं। चलो ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ गया आपका। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 2,40,000 आ गया, 20,000 इंटू 12। अब सर इसका कैलकुलेशन, सर अगर मैं हाउस नंबर 1 का बात करूं, आपको फेयर रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा। सर अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा, इन दैट केस मेरा एक्सपेक्टेड रेंट क्या बनेगा? सर माई एक्सपेक्टेड रेंट विल बी फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू व्हिच एवर इज हायर। सर हायर वाले फिगर को फिर अपने स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करते थे, जो लोअर फिगर आता था वो एक्सपेक्टेड रेंट बनता था, बट यहाँ पर तो आपको स्टैंडर्ड रेंट दे ही नहीं रखा। सो ये दोनों फिगर में से जो हायर फिगर आएगा वो बनेगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। तो बताओ मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा बन रहा है? सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बन गया ये। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट को मैं कंपेयर करूंगा विद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल है ये। सो दिस इज माई एक्सपेक्टेड रेंट, दिस इज माई एक्चुअल रेंट। इन दोनों में से व्हिच एवर इज हायर दैट विल बी माई जीएबी। सो 1,25,000 विल बी माई जीएबी। जीएबी फॉर हाउस 1 1,25,000। सर हाउस नंबर 2 का बात करते हैं। सर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपने एक्सपेक्टेड रेंट। सर एक्सपेक्टेड रेंट, दिस फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू व्हिच एवर इज हायर दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन गया 3,95,000। उसको कंपेयर करो विथ एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट है आपका 2,85,000। इन दोनों में से जो हायर है 3,95,000 एंड 2,85,000, इन दोनों में से जो हायर है दैट इज 3,95,000, दैट विल बी योर जीएबी। 3,95,000 बन गया आपका जीएबी। दोनों प्रॉपर्टी का जीएबी आ गया। अब सर जीएबी से अपने को लेस करना रहता है म्युनिसिपल टैक्स पेड। म्युनिसिपल टैक्स पेड आपको दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड को लेस कर दो, आपको एनएवी मिल जाएगा। सर अगर जीएबी से ये म्युनिसिपल टैक्स पेड को मैं लेस कर दूं, माई एनएवी विल बी, एक काम करते हैं मैं यहां लिखता हूं जीएबी। सर दोनों प्रॉपर्टी का जीएबी आया था, एक तो आया था 1,25,000 और एक आया था 3,95,000। अब यहाँ से अपने को लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे तो एनएवी आ जाएगा। चलो सर आपका एनएवी आ गया फॉर हाउस नंबर 1 1,25,000 से मैंने लेस कर दिया 18,000। सर ये आ गया आपका 1,07,000। और हाउस नंबर 2 का 395 से मैंने लेस कर दिया 70,000। सर ये आ गया आपका 325। ये आ गया सर आपका एनएवी। एनएवी आ गया। अब सर एनएवी से अपने को 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है और अपने को लेस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मुझे बताओ फॉर हाउस नंबर 1, फॉर हाउस नंबर 1 क्या कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है? नहीं सर, हाउस नंबर 1 के लिए हमने कोई लोन नहीं लिया, बट हाउस नंबर 2 के कंस्ट्रक्शन के लिए हमने एक लोन लिया था। और जब हमने हाउस नंबर 2 के लिए लोन लिया था तब हमने हाउस नंबर 1 को मॉर्गेज रखा था, वो मैटर नहीं करता। हाउस नंबर 2 के लिए हमने जो भी लोन लिया था उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया है 57,000 का। 57,000 का हमने इंटरेस्ट पे किया। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसको भी अपने लेस करेंगे। सर दोनों ही प्रॉपर्टी आपके लेट आउट प्रॉपर्टी है। अगर दोनों ही प्रॉपर्टी आपके लेट आउट प्रॉपर्टी है तो एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट लेस होगा। यहाँ पर सर कोई लिमिट अपने को चेक करने का जरूरत है नहीं। ओके सर पहले हाउस नंबर 1 का कैलकुलेशन करते हैं। सर हाउस नंबर 1 का एनएवी आ गया था 1,07,000। सर यहाँ से लेस करेंगे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो यहाँ पर है नहीं, सो इनकम टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी ये आ गया आपका 74,900। सर हाउस नंबर 2 का बात करते हैं। हाउस नंबर 2 का एनएवी आपका आया था 3,25,000। सर यहाँ से लेस करेंगे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर अपने को लेस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है आपका 57,000। सो इनकम टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी आ गया 1,70,500। सर ये आ गए दोनों इनकम टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। एंड इनकम टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 2,40,000। सो अपने को कैलकुलेट करना था टोटल टैक्सेबल इनकम। कैलकुलेट कर लो टोटल टैक्सेबल इनकम 74,900 1,70,500 प्लस 2,40,000 टोटल आ गया 4,85,400। 4,85,400 इज योर टैक्सेबल इनकम। 4,85,400 इज द टैक्सेबल इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर एक काम का पॉइंट जो मैं बोलूं वो ये रहा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये एक बढ़िया पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर टू
क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके साथ काफी हद तक ये क्वेश्चन सिमिलर है, बट फिर भी एक पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं। ओके, Mr. Aditya owns a residential house property whose municipal value, fair rent, standard rent are 1 lakh 60, 1 lakh 70 and 1 lakh 90,000 respectively. The house has two independent unit. Unit 1 25% of floor area utilized for the purpose of his profession, उसको वो business और profession में use कर रहे हैं. Unit 2 75% of floor area is let out for residential purpose at a monthly rent of 8,500. Municipal tax at the rate 8% of municipal value were paid during the year by Mr. Aditya. He made the following payments in respect of house property during previous year 25-26. House property related वो ये सब पेमेंट किया है. Light and water charges, repair, interest on loan for repair of the property. प्रॉपर्टी के रिपेयर के लिए कोई लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट का भी पेमेंट हुआ है. आदित्य हैज टेकन ए लोन ऑफ 5 lakhs in July 2020 for construction of the above house property. Construction was completed on 30th June 2023. He paid a interest on loan at the rate 12% per annum. No repayment has been done for this loan so far. Income of Aditya from profession amounting to 8 lakhs during the year without debiting the house rent and other incidental expenditure, including admissible depreciation of 8,000 on portion of house used for profession. ओके, तो जिस जगह वो अपना प्रोफेशन चलाता है वो उसका खुद का घर है, तो फॉर दैट हाउस जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किया है वो माइनस करने से पहले उसका पीजीबीपी इनकम है 8 लाख का. एंड अभी तक जो एडमिसेबल डिप्रिसिएशन है, ऑब्वियस सी बात है सर, अगर वो एक बिल्डिंग को, अपने खुद के बिल्डिंग को अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहा है, उसे डिप्रिसिएशन का भी डिडक्शन मिलेगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट. एंड जो एडमिसेबल डिप्रिसिएशन 8 लाख वो भी अभी तक माइनस नहीं किया गया है, वो भी अपने को माइनस करना है टू कैलकुलेट हिज नेट पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम of Mr. Aditya for assessment year 26-27 ignoring the provision of 115 BSc, मतलब भाई अपना ओल्ड रिजीम में है. कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. सर सबसे पहले अपने एक बार हाउस प्रॉपर्टी वाले पोर्शन का कैलकुलेशन करते हैं, फिर पीजीबीपी वाले पोर्शन का कैलकुलेशन करेंगे. सर व्हेन आई एम सेइंग हाउस प्रॉपर्टी वाले पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं, मैं बात कर रहा हूं यूनिट 2 का. यूनिट 2 को उसने लेट आउट कर रखा है. यूनिट 2 75% ऑफ फ्लोर एरिया उसको वो लेट आउट कर रखा है. सर अगर उसने वो लेट आउट कर रखा है दिस पार्ट, दिस यूनिट 2 का, इन यूनिट 2 का नेट एनुअल वैल्यू विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ आदित्य अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. यूनिट 1 को वो यूज कर रहा है फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन. सर अगर यूनिट 1 को यूज कर रहा है फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, सर if assessee use the property for his own business and profession, NAV of that property will not be taxable under the head income from house property. Okay, ठीक है सर. It means सर आपका जो यूनिट 1 है वो तो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में कवर ही नहीं हो रहा है, बट आपका यूनिट 2 का NAV जरूर टैक्सेबल होने वाला है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो पहले कैलकुलेशन करते हैं अपने यूनिट 2 का, पहले कैलकुलेशन करते हैं अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का. सर यूनिट 2 का पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्सपेक्टेड रेंट सर आपको तीनों दे रखा है. म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है. म्युनिसिपल वैल्यू ये रहा, फेयर रेंट ये रहा, दोनों में से हायर है आपका 1,70,000. उसको अपने कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड रेंट व्हिच एवर इज लोअर, दैट इज योर 1,70,000. बट सर ये तो पूरे प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट आया, मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए यूनिट 2 का, तो इंटू 75% कर लो एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ यूनिट 2. यूनिट 2 का जो एक्सपेक्टेड रेंट आया दैट इज 1,27,500. दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेंट फॉर यूनिट 2. सर अब अपने कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल रेंट कितना है. सर ये तो एक्सपेक्टेड रेंट आया, ये तो एक्सपेक्टेड रेंट आया, दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेंट.
अब सर इसको अपने को कंपेयर करना रहता है विद एक्चुअल रेंट। सर ये जो 75% आपका जो यूनिट 2 है उसको रेंट में लगाए थे 8,500 महीना इंटू 12, 1,02,000। whichever is higher that will be considered as your GAB। सर आपका GAB बनेगा, आपका GAB बनेगा 1,27,500। सर ये बन गया आपका GAB। अब यहाँ से अपने को लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स है 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू आपको कितना दे रखा है? म्युनिसिपल वैल्यू सर अपने को दे रखा है 1,60,000। निकालो 1,60,000 का 8%, 1,60,000 का 8% आ रहा है म्युनिसिपल टैक्स, दैट इज 1,60,000 का 8%, 12,800। बट सर ये तो पूरे प्रॉपर्टी का यूनिट 2 का कितना है? इंटू 75%। यूनिट 2 के लिए जो म्युनिसिपल टैक्स है दैट इज 9,600। 9,600 का म्युनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद अपने को मिलेगा एनएवी। एनएवी आया आपका 1,18,500। सर ये आ गया आपका एनएवी बराबर। सर एनएवी आ गया 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा लेते हैं। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन 35,550। सर ये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया। अब सर यहाँ से अपने को लेस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर अभी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल Aditya has taken a loan of 5 lakhs on July 2020 for construction of above house property. Construction was completed on 30th June 2023. In that case सर क्या आप मुझे ये कह सकते हैं उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक है? सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है 1 जुलाई 2020 से लेके जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर का लास्ट दिन। सर कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है? प्रीवियस ईयर 23-24, उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर 22-23 का लास्ट दिन, दैट इज 31 मार्च 2023। सर इसमें कितने प्रीवियस ईयर आ रहे हैं? 2021 के 9 महीने आ रहे हैं, 21, 22, 22, 23 3 प्रीवियस ईयर आ रहे हैं। सर आपका टोटल लोन अमाउंट था 5 लाख। 5 लाख इंटू 12% इंटू 2, ये तो कंप्लीट 2 साल के हो गए, प्लस 5 लाख इंटू 12% इंटू 9/12, ये आ गया टोटल आपका इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया। 5 लाख इंटू 12 इंटू 2, आपके जो 2 कंप्लीट ईयर है दैट इज प्रीवियस ईयर 21, 22 एंड 22-23, एंड आपका जो प्रीवियस ईयर 2021 है सर उसके तो सिर्फ 9 महीने ही आपके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कवर है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर किया इंटू 9/12। कैलकुलेट करो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। 5 लाख इंटू 12% इंटू 2, ये तो आ गया आपका 1,20,000, प्लस 5 लाख इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, ये आ गया टोटल आपका 1,65,000। 1,65,000 आ गया आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। सर ये तो पूरे प्रॉपर्टी का है। यूनिट 2 का कितना है? इंटू 75% इंटू 75% फॉर यूनिट 2। फॉर यूनिट 2 आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आ रहा है 1,23,750। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। सर ये तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। करंट ईयर का कितना इंटरेस्ट एक्री हुआ है? सर करंट ईयर में जो आपका इंटरेस्ट एक्री हुआ होगा दैट इज इन प्रीवियस ईयर 25-26। प्रीवियस ईयर 25-26 में जो इंटरेस्ट आपका एक्री हुआ होगा 25-26 में आपका जो इंटरेस्ट एक्री हुआ होगा 5 लाख इंटू 12% इंटू 1, 1 साल का। सर ये आ गया आपका 60,000। सर ये जो 60,000 है ये तो पूरे प्रॉपर्टी का। यूनिट 2 का कितना है? फॉर यूनिट 2 सर फॉर यूनिट 2 75% दैट इज 45,000। 45,000 आ गया। ओके सर आपका ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आया है फॉर यूनिट 2, सर इसका डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिला होगा। सो इन प्रीवियस ईयर 25-26 आपको एक इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन मिला होगा। सो 1,23,750 डिवाइडेड बाय 5, इंस्टॉलमेंट आ रहा है आपका 24,750 प्लस। सर ये तो आपका एक इंस्टॉलमेंट हुआ है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का, प्लस करंट प्रीवियस ईयर में आपका जो इंटरेस्ट एक्री हुआ है दैट इज 45,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के रिपेयर के लिए भी एक लोन लिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है 36,000 का। सर ये जो 36,000 है ये तो पूरे प्रॉपर्टी के लिए है। यूनिट 2 के लिए कितना है? यूनिट 2 के लिए कितना है? फॉर यूनिट 2
यूनिट 2 एंड जो रिमेनिंग है दैट इज फॉर यूनिट 1। सर यूनिट 2 के लिए होगा, यूनिट 2 के लिए आपका 75% सर, 75% यहाँ पर आ जाएगा 27,000 एंड जो रिमेनिंग 9,000 है दैट इज फॉर यूनिट 1। ओके, तो सर अपना जो कैलकुलेशन हुआ था, अपना जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ था सर, सबसे पहले तो अपना यूनिट 2 के ऊपर, सबसे पहले तो यूनिट 2 के ऊपर करंट ईयर में जो भी इंटरेस्ट एक्री हुआ था सर वो था आपका 45,000 का सर। उसके साथ अपना ऐड करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट एक्री हुआ है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना भी आपका इंटरेस्ट एक्री हुआ है 1,23,750 का एक इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 5, 24,750 प्लस सर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर सर ये था आपका 27,000 सर। टोटल आपका इंटरेस्ट आ गया 45,000 प्लस 24,750 प्लस 27,000 सर ये आ गया आपका 96,750 सो यहाँ से अपने को लेस करना है 96,750 सर। इसको लेस करने के बाद फाइनली आपका आ जाएगा इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सर इनकम तो नहीं, लॉस ही आ रहा है लग रहा है। 11,8,500 लेस 3,5,550 लेस 96,750 सर ये आ गया आपका लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 13,800। ओके, सो यहाँ पर है 14,220, there may be some mistake, let me see। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो अपना बराबर आया है। ओके ओके, मे भी शायद मैंने 30%, ओके 1,27,500 भी बराबर है, ये भी बराबर है। ओके, मे बी आई थिंक शायद कुछ कैलकुलेशन एरर होगा, जस्ट अ सेकेंड। 1,275 लेस 96, ओके तो यहाँ पर एक मिस्टेक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया है, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने से ये जो फिगर आया है इसको मैंने लिया है 11,8500 सर, ये होना चाहिए 11,7900। ओके, तो ये एक मिस्टेक हो गया, 11,7900 थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, प्लीज को रेक्टिफाई कर लो। ओके, तो आपका जो 30% वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर वो भी चेंज हो जाएगा सर। इसका अगर मैं 30% निकालूं सर ये आएगा आपका, ये आएगा आपका 35,370 ओके। और आपका जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो तो ठीक है। ओके, अब चेक करते हैं 11,7900 लेस 35,370 लेस 96,750 सर ये आ गया आपका लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी 14,220 ये आ गया आपका लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज योर लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर। नेक्स्ट सर, अब अपने को पीजीवीपी इनकम कैलकुलेट करना है। सर आपका पीजीवीपी इनकम, सर आपका पीजीवीपी इनकम तो दे रखा है 8 लाख, बट सर ये 8 लाख में से जो भी खर्चा हुआ है रिलेटिंग टू दैट यूनिट 1, जिस यूनिट 1 को यूज कर रहा है अपने प्रोफेशन के लिए, यूनिट 1 के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो खर्चा अभी तक वो लेस नहीं किया है। ठीक है सर, पहले ले लेते हैं ये 8 लाख को। पहले सर मैंने ले लिया ये 8 लाख को। सर ये 8 लाख से अब मैंने कौन से खर्चे माइनस करना है। सबसे पहले तो सर अपने लेस करेंगे ये लाइट एंड रिपेयर, नहीं सर उससे पहले म्युनिसिपल टैक्स था। यस सर, म्युनिसिपल टैक्स टोटल आया था, म्युनिसिपल टैक्स टोटल आया था आपका 12,800 में से 75% यूनिट 2 के लिए था जिसको हमने यहां पर लेस भी किया है। ओके, रिमेनिंग 25% यूनिट 1 के लिए। निकालो 25% कितना आ रहा है सर, 25% आपका आ रहा है 3200, लेस करो 3200। ओके, नेक्स्ट सर लाइट्स एंड वाटर के जो चार्जेस है, लाइट्स एंड वाटर के जो चार्जेस है पूरे बिल्डिंग का है 2,000, पूरे बिल्डिंग का है 2,000। यूनिट 1 का कितना होगा सर, यूनिट 1 का होगा आपका 25% 500। लेकिन सर एक सेकंड, इसको तो आपने जब यूनिट 2 का कैलकुलेशन किया था, जब आपने इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किया था सर, आपने इसको तो कंसिडर नहीं किया था, ये रिपेयर के खर्चे को भी कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि वाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी मेरे को 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है ना भाई। क्यों मिल रहा है, इन्हीं के लिए तो मिल रहा है। बट वाइल कैलकुलेटिंग पीजीवीपी सर वहां पर तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला सिस्टम है नहीं, तो आपने जो भी खर्चा किया है वो खर्चे का आप डिडक्शन ले सकते हैं। रीजन बिंग सर, जो खर्चा हुआ है वो खर्चा यूनिट 1 के लिए हुआ है और यूनिट 1 को हम यूज कर रहे हैं फॉर आवर बिजनेस पर्पस, तो ये जो भी खर्चे हुए हैं
25% रिलेट करता है टू आवर बिजनेस एक्सपेंस, एंड 25% का डिडक्शन हम जरूर लेने वाले हैं वाइल कैलकुलेटिंग आवर पीजीबीपी इनकम। ओके सर, 25% 500 रुपए का डिडक्शन मैंने ले लिया फॉर लाइट एंड वाटर चार्जेस। रिपेयर में सर खर्चा हुआ है 1,45,000 का। सर इसका निकालो 25%, सर ये आ गया आपका 36,250, 36,250। ओके, नेक्स्ट सर अपना खर्चा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। सर जो इंटरेस्ट हमने पे किया है फॉर लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ द प्रॉपर्टी 36,000। सर आउट ऑफ 36,000 27,000 को तो मैंने इंक्लूड कर लिया था वाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। अब सर रिमेनिंग जो 25% है 9,000, सर 9,000 का डिडक्शन मैं यहां से लेने वाला हूं। नेक्स्ट सर मेरे करेंट ईयर में जो इंटरेस्ट एक्री हुआ था, सर जो मैंने लोन लिया था 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का जो लोन लिया था फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, सर उसके ऊपर करंट ईयर में जो मेरा इंटरेस्ट एक्री हुआ था, सर करंट ईयर में मेरा इंटरेस्ट एक्री हुआ था 60,000 का। आउट ऑफ 60,000 45,000 को तो मैंने कंसिडर कर लिया था वाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। 75% रिलेटिंग टू यूनिट 2 उसको तो मैंने कंसिडर कर लिया था वाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। सर जो रिमेनिंग 15,000 है, रिमेनिंग 15,000 रिलेट करता है यूनिट 1 को, सर उसका डिडक्शन मिलेगा मुझे वाइल कैलकुलेटिंग पीजीबीपी इनकम 15,000। सर अब बस और एक चीज रह गया, यहां पर क्वेश्चन में ही दे रखा है एक एडमिसेबल डेप्रीसिएशन 8,000 का है, एक एडमिसेबल डेप्रीसिएशन 8,000 का है, उसका भी डिडक्शन अभी तक लिया नहीं गया है, तो वो 8,000 का भी डिडक्शन में लेने वाला हूं। सर ये कौन सा 8,000, किधर से डेप्रीसिएशन है 8,000? अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं यूनिट 1 को यूज कर रहा हूं फॉर माई पीजीबीपी पर्पज, फॉर माई प्रोफेशन पर्पज, सर मेरा जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा, सर वो बिल्डिंग ब्लॉक में मैं यूनिट 1 के एक्चुअल कॉस्ट को ऐड करूंगा। बिल्कुल सर, आप अपने बिल्डिंग ब्लॉक में यूनिट 1 के एक्चुअल कॉस्ट को ऐड करोगे, बिकॉज यूनिट 1 को एसएससी यूज कर रहा है फॉर इस बिजनेस पर्पस। यूनिट 1 एसएससी खुद ओन करता है, यूनिट 1 इज ओन्ड बाय द एसएससी, और एसएससी यूनिट 1 को यूज कर रहा है फॉर इस बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। एसएससी अगर यूनिट 1 को अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज कर रहा है, अपने बिल्डिंग ब्लॉक में यूनिट 1 के एक्चुअल कॉस्ट को वो ऐड करेगा, एंड यूनिट 1 के ऊपर वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, एंड दैट डेप्रिसिएशन इज योर 8,000। तो वो 8,000 का भी डिडक्शन हमने ले लिया। सर फिर एक दिक्कत है मेरे को, सर आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आया था, सर आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना आया था? सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मेरा इंटरेस्ट आया था 1,65,000, उसमें से 75% 1,23,750। सर इसको आपने कंसिडर किया था वाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। सर रिमेनिंग जो 25% है, सर रिमेनिंग जो 25% है, सर उसको कंसिडर नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग पीजीबीपी? नहीं करेंगे। रीजन भी मुझे एक बात बताओ सर, पीजीबीपी में एक्चुअल कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता था? पीजीबीपी में एक बार एक्चुअल कॉस्ट का कैलकुलेशन याद करो सर, जब पीजीबीपी में हम एक एसेट का एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, एनी इंटरेस्ट एक्रूड अप टू द डेट ऑन विच एसेट इज पुट टू यूज, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हुआ है तब तक जितना भी इंटरेस्ट एक्रू होता है सर उसको हम एक्चुअल कॉस्ट में ही कैपिटलाइज करते थे। इन दैट केस सर यहां पर जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है 75% तो चला गया वाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। जो रिमेनिंग 25% है सर वो आपके एक्चुअल कॉस्ट में कैपिटलाइज हो गया होगा और वो आपके ब्लॉक में ऐड हो गया होगा, और उसी ब्लॉक के ऊपर ही आपका डिप्रिसिएशन आया 8,000 का। हेंस यहां पर मेरे को रिमेनिंग 25% का जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। यही पॉइंट बस आपको मुझे समझाना था। तो इन सबको लेस कर दो, आ जाएगा आपका पीजीबीपी इनकम 8 लाख। 8 लाख से लेस करेंगे 3,200, लेस करेंगे 500, लेस करेंगे 36,250, लेस करेंगे 9,000, लेस करेंगे 15,000, लेस करेंगे 8,000, टोटल आ गया 728050, 728050, 728050, ये आ गया आपका पीजीबीपी इनकम। अब सर आपका जो लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आया था सर, क्या उसको मैं पीजीबीपी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल एडजस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर एसएससी आपका ओल्ड रिजीम में है। सर अगर न्यू रिजीम में होता पॉसिबल नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 1 में न्यू रिजीम में था इसलिए हमने अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं किया था, बट यहाँ पर ओल्ड रिजीम में है तो ये जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी वाला इसको मैं पीजीबीपी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। हेंस जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम रह जाएगा आफ्टर एडजस्टिंग दिस लॉस, दैट इज 7,13,830। सर ये सब कुछ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लिख के करिए क्वेश्चन नंबर 2।
Mr. Arjun and Rohit started a constructing independent residential house on plot of land situated in Delhi. Okay, दोनों घर बना रहे अर्जुन एंड रोहित, ए एंड आर. Each house comprise a ground floor and first floor having a build-up area of 1,800 square feet. Mr. Arjun commenced construction on 1st April 2023 and completed on 1st April 2025. He occupied the entire house for his personal residence from the date of completion. Okay, जब घर कंप्लीट हुआ वो पूरे घर को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया. Rohit also commenced construction on 1st April 2023 and completed it on 30th September 2025. He occupied the ground floor on 1st October 2025 for his own residence and let out the first floor at a monthly rent of 20,000 for a period of 1st October 2025 to 31st December 2025. The tenant vacated the premises on 31st December 2025 and Mr. Rohit occupied the entire house from 1st January 2026 onwards. Okay. सर रोहित का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 30 सितंबर 2025 को. नेक्स्ट दिन से रोहित ग्राउंड फ्लोर को सेल्फ ऑक्यूपाई कर लेता है एंड फर्स्ट फ्लोर को एक मंथली रेंट में लगाता है 20,000 महीना. सर ये जो रेंट में उसने लगाया था फर्स्ट फ्लोर को 3 महीने के लिए, तो रेंट में लगा आपका प्रॉपर्टी, उसके बाद टेनेंट प्रॉपर्टी खाली कर लेता है एंड उसके बाद रोहित एंटायर हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाई कर लेता है, फर्स्ट फ्लोर को भी वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर लेता है. इन दैट केस सर यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को, रोहित का जो प्रॉपर्टी ना उसको हम दो प्रॉपर्टी मानेंगे. ग्राउंड फ्लोर को एक प्रॉपर्टी मानेंगे फर्स्ट फ्लोर को, और एक प्रॉपर्टी मानेंगे जो ग्राउंड फ्लोर है. सर ग्राउंड फ्लोर तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन आपका जो फर्स्ट फ्लोर है सर, आपका फर्स्ट फ्लोर पार्टली लेट आउट है एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है. इन सच सिचुएशन हम इसको लेट आउट प्रॉपर्टी ही मानते हैं. पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपका फर्स्ट फ्लोर पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, सर उसको हम लेट आउट ही मानने वाले हैं. उसको हम लेट आउट प्रॉपर्टी मान के ही उसका एनएबी, जीएबी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने वाले हैं. ठीक है. From the following additional information, the following additional information is provided. Fair rent municipal value of each floor. Fair rent and municipal value of each floor आपको दे रखा है. फ्लोर वाइज आपको डाटा दे रखा है. बिल्कुल सर, वैसे भी अपने को यही चाहिए क्योंकि इनके सब रोहित हम ईच फ्लोर को एक प्रॉपर्टी मान रहे हैं. फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच फ्लोर 1 लाख and 72,000 per annum respectively. Municipal tax paid 80,000 each by Arjun and Rohit. Repair and maintenance expenses 28,000 by Arjun and 30,000 by Rohit. Housing loan of Arjun availed a loan of 15 lakhs at the rate 12% per annum on 1st April 2023 जिस दिन वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था. Rohit availed a loan of 10 lakhs at the rate 10% per annum on 1st July 2023. No principal repayment was made by either till 31st March 2026. You are required to compute the income from house property for Arjun and Rohit, assuming both Arjun and Rohit opt out of default tax regime. दोनों default tax regime से opt out कर रखे हैं. सर पहले कैलकुलेट करते हैं रोहित का, पहले कैलकुलेट करते हैं अर्जुन का, बिकॉज अर्जुन का एसओपी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा. ओके, अर्जुन का स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अर्जुन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26. नेट एनुअल वैल्यू सर वो होने वाला है नील, एज मिस्टर अर्जुन हैज सेल्फ occupied the entire प्रॉपर्टी. अर्जुन एंटायर प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा था, फॉर दैट रीजन हम नेट एनुअल वैल्यू तो ले लिए नील. अब यहां से अपने को लेस करना है 30% ऑफ
एनएवी, सर 30% ऑफ एनएवी वो भी आपका नीला आएगा, लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26, इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26। व्हाट इज द लोन अमाउंट? सर इसका लोन अमाउंट हम अर्जुन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, लोन अमाउंट था 15 लाख का 12%, 15 लाख का 12% निकाल लो, 15 लाख इंटू 12% इंटू 1, 15 लाख का 12% आ गया 1,80,000। इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक है? सर एक बार अगर अर्जुन का जो इंफॉर्मेशन दे रखा था मैं देखूं, सर अर्जुन अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1/4/2023 को, कंप्लीट किया है 1/4/2025 को। सर वो लोन लिया था 1/4/2023 को। इन दैट केस सर उसका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1/4/2023 से जिस दिन वो लोन लिया उस दिन से लेके जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर का लास्ट दिन। सर कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है? सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है इन प्रीवियस ईयर 25-26, उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर 24-25 उसका लास्ट दिन 31 मार्च 2025। सर यहाँ पर कितने साल आ रहे हैं? 23, 24, 24, 25, 23, 24, 24, 25, ओके 2 साल ही आ रहे हैं। चलो 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 15 लाख इंटू 12% इंटू 2, 15 लाख इंटू 12% इंटू 2, ये आ गया आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट आया है दैट इज 3,60,000। सर क्या एंटायर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का डिडक्शन अपने को प्रीवियस ईयर 25-26 में मिलेगा? नहीं सर, प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको ये एंटायर इंटरेस्ट में से एक इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, देन व्हाट इज योर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? सर आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आ रहा है, एक तो आपका करंट ईयर का जो इंटरेस्ट एक्री हुआ है सर वो आ गया आपका 1,80,000 प्लस ये 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,80,000 प्लस ये जो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया आपका 72, टोटल आ गया आपका 2,52,000। 2,52,000 है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सो क्या ये 2,52,000 को मैं लेस कर दूं वाइल कैलकुलेटिंग माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? नहीं सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है सर, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और अपना जो एसएससी है, अपना एसएससी है ओल्ड रिजीम में और एसएससी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, एसएससी है ओल्ड रिजीम में, इन दैट के सर लिमिट है 2 लाख और 30,000 का लिमिट है। सर यहाँ पर 2 लाख का लिमिट लगेगा या 30,000 का लिमिट लगेगा? सर लोन लिया गया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, लोन इज फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड आपका कंस्ट्रक्शन भी 5 साल में कंप्लीट हो गया है। इन दैट केस यहाँ पर 2 लाख का लिमिट एप्लीकेबल होने वाला है। हेंस आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑफ 2,52,000, 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दिस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सो आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो डिडक्शन है दैट इज 2 लाख। इन दैट केस अर्जुन का इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी इज 2 लाख नेगेटिव, दैट इज योर लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। एंड अर्जुन ओल्ड रिजीम में है, अर्जुन अगर ओल्ड रिजीम में है वो ये 2 लाख को अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट कर सकता है। अगर अर्जुन का कोई अदर हेड में इनकम है उसके साथ वो ये 2 लाख रुपए को एडजस्ट कर सकता है। अगर कोई अदर हेड में इनकम नहीं है इन दैट केस वो ये 2 लाख रुपए को कैरी फॉरवर्ड करेगा टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। सर अर्जुन का तो कंप्लीट हो गया, अब अपने आते हैं रोहित के ऊपर।
कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर रोहित फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। सर पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला प्रॉपर्टी कौन सा था? आई थिंक ग्राउंड फ्लोर था। यस, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर को उसने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा था। ग्राउंड फ्लोर एसओपी। सर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, व्हाट विल बी योर नेट एनुअल वैल्यू? सर नेट एनुअल वैल्यू आपका आने वाला है नील, लेस 30% ऑफ एनएवी। सर 30% ऑफ एनएवी आपका आने वाला है वो भी नील, लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या आएगा यहां पर। सर रोहित लोन लिया है 1 जुलाई 2023 से। 1 जुलाई 2023 से लोन लिया है और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर 2025 को। इन दैट केस एक काम करते हैं सर, इसका एक वर्किंग नोट बना दें क्या? इसका एक वर्किंग नोट बना देते हैं, इसको यहां पर नहीं लिखते, यहां पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26। प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना इंटरेस्ट एक्री हुआ होगा? सर लोन अमाउंट 10 लाख था और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% था। यस, इन दैट केस 10 लाख इंटू 10%, सर यह आ गया आपका 1 लाख। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक चलेगा? सर जिस दिन लोन लिया है 1 जुलाई 2023 से लेके जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर का लास्ट दिन। सर कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है? प्रीवियस ईयर 25-26। इट मींस सर उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1 जुलाई 2023 से लेके 31 मार्च 2025। लिख लेते हैं यहां पर 1 जुलाई 2023 से लेके 31 मार्च 2025। प्रीवियस ईयर 25-26 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर 24-25 का लास्ट दिन। ठीक है सर, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। सर यहाँ पर कितने साल हैं? सर सबसे पहले तो 23-24 के 9 महीने हैं एंड 24-25 के पूरे 12 महीने हैं। सर अगर वैसा मैं टोटल बोलूँ तो यार आपके 21 महीने। ओके सर, एक बार ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 लाख इंटू 10% इंटू 21/12, 21 महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। 10 लाख इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 21, ये आ गया आपका 1,75,000। सर ये तो आया आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। आउट ऑफ दिस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट अवेलेबल फॉर डिडक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सबसे पहले तो सर आपका करेंट प्रीवियस ईयर में जो इंटरेस्ट एक्री हुआ है 1 लाख वो ले लो, प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो इंटरेस्ट एक्री हुआ है उसका एक इंस्टॉलमेंट 1,75,000 डिवाइडेड बाय 500। व्हाट इज योर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? सर ये तो मैंने 1 लाख ले लिया और ये 1,75,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपका 35। टोटल आ गया आपका 1,35,000। सर ये तो पूरे प्रॉपर्टी का आया, ये तो सर पूरे प्रॉपर्टी का आया। मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं फॉर ग्राउंड फ्लोर। सर क्या दोनों ही फ्लोर इक्वल डायमेंशंस के थे?
ओके, वैसे कुछ मेंशन तो है नहीं कि दैट दोनों ही फ्लोर इक्वल डायमेंशंस के थे। इन दैट केस हम एज्यूम कर लेते हैं दैट यस दोनों ही फ्लोर इक्वल डायमेंशंस के थे। इन दैट केस फिर इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन borrowed capital for ground floor class interest on borrowed capital for फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के लिए कितना होगा, फर्स्ट फ्लोर के लिए कितना होगा, ये तो सर हमने पूरे प्रॉपर्टी का कैलकुलेट किया है। डिवाइडेड बाय 2 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे 67500, 67500, ठीक है। तो यहाँ पर सर डिडक्शन हम कितना लेंगे, 67500 का डिडक्शन ले लिए। सो लॉस आ गया, लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी फॉर दिस ग्राउंड फ्लोर 67500। नेक्स्ट सर बात करते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर का। सर बट ये जो फर्स्ट फ्लोर है सर, ये एलओपी थोड़ी है सर, ये तो फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर एलओपी था एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर एसओपी था। यस, अगर एसएससी अपने प्रॉपर्टी को फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट करता है एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाई करता है, इन दैट केस हम उस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन तो कंसिडरिंग दैट प्रॉपर्टी एज एलओपी हम कैलकुलेशन करते हैं। सो इसको तो मैं एलओपी ही कंसिडर करके कैलकुलेशन करूंगा सर। सबसे पहले मेरे को चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट, मेरे को चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट। सर एक्सपेक्टेड रेंट के कैलकुलेशन के लिए मेरे को चाहिए रहता फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट। क्या दे रखा है, नहीं सर आपको फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू व्हिच एवर इज हायर दैट विल बी माय एक्सपेक्टेड रेंट। बट एक चीज ध्यान से समझना सर, आपका घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, सर घर का कंस्ट्रक्शन अपना कंप्लीट हुआ है सितंबर में, 30 सितंबर में, 30 सितंबर में। तो मुझे बताओ घर कितने महीने के लिए अवेलेबल था आफ्टर कंस्ट्रक्शन, घर कितने महीने के लिए अवेलेबल था, सर 6 महीने के लिए अवेलेबल था। घर आपका 6 महीने के लिए ही अवेलेबल था रेंट में लगाने के लिए। इन दैट केस सर यहां पर आपको जो फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है सर, वो पूरे साल भर का दे रखा है। सर इनको मुझे 6 महीने में कन्वर्ट कराना पड़ेगा बिकॉज मेरा प्रॉपर्टी ही 6 महीने के लिए अवेलेबल था रेंट में लगाने के लिए। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन। हमने जितने भी क्वेश्चन किया कहीं पर ऐसा पॉइंट नहीं आया सर। अपना जो घर है, अपने घर का कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर 2025 को। इट मींस अपना जो घर है वो 6 महीने के लिए अवेलेबल था रेंट में लगाने के लिए। इन दैट केस सर मैं पूरे साल भर का फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू को कंसिडर नहीं कर सकता फॉर माई कैलकुलेशन पर्पज। मैं तो 6 महीने के फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू को कंसिडर करूंगा, पूरे साल भर का नहीं। ओके, अब सर ये जो आपको फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, ये आपको पूरे प्रॉपर्टी का दे रखा है या फिर फ्लोर वाइज दे रखा है, सर ये फ्लोर वाइज दे रखा है। लिखा है ईच फ्लोर लिखा है, ईच फ्लोर का आपको 1,72,000 दे रखा है। ईच फ्लोर का फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू आपको 1,72,000 दे रखा है। इट मीन्स सर मैं अगर फर्स्ट फ्लोर का बात करूं, सर फर्स्ट फ्लोर का फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू, फर्स्ट फ्लोर का फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू 1,72,000, ग्राउंड फ्लोर का फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू 1,72,000। मेरे को किससे मतलब है सर, मैं अभी बात कर रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर का। सर फर्स्ट फ्लोर का आपको फेयर रेंट पूरे साल भर का दे रखा है 1,00,000, 6 महीने का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो सर। डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं कर दूं इसको, डिवाइडेड बाय 2 सर 6 महीने के लिए आ रहा है 50,000। सर फर्स्ट फ्लोर का पूरे साल भर के लिए आपको म्युनिसिपल वैल्यू 72,000 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 6 महीने का आया 36,000। इन दैट केस मुझे बताओ सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना बन रहा है, सर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बन रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट विल बी 50,000। चलो एक्सपेक्टेड रेंट हायर ऑफ फेयर रेंट दैट इज 36,000, सॉरी नॉट 36,000, ये 50,000 था, दैट इज 50,000। कहां से आया 50,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2 और म्युनिसिपल वैल्यू दैट इज
36,000, 72,000 डिवाइडेड बाय 2, लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, बट स्टैंडर्ड रेंट दे नहीं रखा, तो इन दोनों में से जो हायर फिगर आएगा वो बनेगा मेरा एक्सपेक्टेड रेंट। सर एक्सपेक्टेड रेंट बन गया 50,000 का, एक्सपेक्टेड रेंट मेरा बन गया 50,000 का। नेक्स्ट सर अपने आते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, दैट इज योर AR। सर व्हाट इज माय AR? सर वो अपने प्रॉपर्टी को रेंट में लगाया था 20,000 महीना, और कितने महीने के लिए प्रॉपर्टी रेंट में लगा था? 3 महीने के लिए, रिमेनिंग 3 महीने में तो वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया। सो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल 20,000 पर मंथ इंटू 3 मंथ्स। सर ये आ गया आपका 60,000। इन दैट केस व्हाट इज योर GAV? सर अपना GAV होता है ER एंड AR व्हिच एवर इज हायर। 60,000 आ गया GAV, लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स। सर कितना पे किया है म्युनिसिपल टैक्स? सर म्युनिसिपल टैक्स तो उसने पे किया है 8,000, दोनों ही 8,000 म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं। सर ये तो पूरे प्रॉपर्टी के लिए है, मेरे को तो एक फ्लोर का चाहिए, डिवाइडेड बाय 2। फॉर ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए, चार्ज खत्म हो गया इसका, थोड़ा सा वेट कीजिए, 2 मिनट। 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा ये। हाँ भाई 2 मिनट में हो जाता है ये, थोड़ा सा रुक जाओ। म्युनिसिपल टैक्स फॉर फर्स्ट फ्लोर, दैट इज 8,000 डिवाइडेड बाय 2। 8,000 डिवाइडेड बाय 2, सर ये आ गया आपका 4,000। 4,000 लेस करने के बाद अब आपका आएगा NAV। सर आपका NAV आ गया 56,000। अब यहाँ से अपने को लेस करना है 30% ऑफ NAV। सर 30% ऑफ NAV आपका आ रहा है 6,800। लेस अपने को करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। फर्स्ट फ्लोर का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है 6,7,500। 6,7,500। अब ये दोनों फिगर को लेस करने के बाद अब आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 56 लेस 16,800 लेस 67,500, ये आ गया आपका 28,300 लॉस। 28,300 का आपका लॉस आ रहा है। सर जहां तक बात है सेकंड फ्लोर, सर सेकंड सॉरी जहां तक बात है आपका ग्राउंड फ्लोर का, सर ग्राउंड फ्लोर तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाई हो रखा था, वहां से सर आपको लॉस आया था। वहां से अपने को लॉस आया था 67,500 का। एंड फर्स्ट फ्लोर ये तो आपका LOP था, पार्ट LOP एंड पार्ट SOP। सर वहां से भी आपको लॉस आया है 28,300 का। इन दैट केस जो आपका टोटल लॉस है, टोटल लॉस दैट रोहित कैन कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर और कैन एडजस्ट विद इनकम ऑफ एनी अदर हेड फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 इज 95,800 लॉस under the head house property 95,800। सर ये तो रोहित का है, और जहां तक बात है अर्जुन का, अर्जुन का तो 2 लाख है। तो दिस इज योर टोटल कैलकुलेशन। सर यहां पर जो पॉइंट टू रिमेंबर है, पॉइंट टू रिमेंबर ये है, अगर आपका प्रॉपर्टी
सिर्फ 6 महीने के लिए अवेलेबल था, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर 2025 को, 6 महीने के लिए अपना प्रॉपर्टी अवेलेबल था। इन दैट केस मैं 6 महीने का ही फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू को कंसिडर करूंगा फॉर माई कैलकुलेशन पर्पस। सर एक बार आंसर देख लेते हैं। इसका तो सर 2 लाख है, 2,52,000, बट डिडक्शन तो 2 लाख का ही मिलेगा। और यहाँ पर फॉर दिस ग्राउंड फ्लोर का लॉस है 67,500 एंड फर्स्ट फ्लोर का लॉस है 28,300। दिस इज योर कैलकुलेशन। विद दिस हाउस प्रॉपर्टी के सारे एडिशनल क्वेश्चंस का डिस्कशन खत्म हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं विद पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन चैप्टर। थैंक यू।